गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पिछले वीडियो में ये सीखा कि रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार संतुलित करते हैं। हमने कुछ चरणों की बात भी करी, जिसमें सबसे पहले चरण में हमने सीखा था कि हम बॉक्सेस लगाते हैं। दूसरे में हमने सीखा कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम बॉक्सेस से बाहर गुना करके बराबर करते हैं, और इस प्रकार एक एक यौगिक के परमाणुओं को हम अभिकारक और उत्पाद में समान रूप से लिखते हैं, उनको बराबर करने की कोशिश करते हैं। उसके लास्ट में जब हमारी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब रासायनिक समीकरण संतुलित है, जैसे इसमें यहाँ 3 आयरन के परमाणु, इसमें यहाँ भी 3 आयरन के परमाणु, वैसे ही यहाँ 4 ऑक्सीजन के परमाणु, इसमें भी 4 ऑक्सीजन के परमाणु, और हाइड्रोजन के 8-8 दोनों तरफ बराबर हैं। ऐसा करने के बाद जब परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों में बराबर हो जाए, अभिकारक और उत्पाद दोनों में बराबर हो जाए, फिर हम रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को लिखते हैं। भौतिक अवस्थाओं में कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? पहला, अगर कोई भी तत्व या यौगिक हम गैसीय अवस्था में लेते हैं तो उसके साथ G लिख देंगे। जैसे नीचे जो अभिक्रिया है, इसमें पानी गैसीय अवस्था में लिया गया है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? G लिखा, ब्रैकेट में छोटी ब्रैकेट लगा करके साथ में क्या लिख दिया? G का मतलब गैस। इसी प्रकार यदि हम द्रव अवस्था में कोई चीज लेते हैं तो हम उसके साथ ब्रैकेट में स्मॉल लेटर्स में, छोटे अक्षरों में L लिख देंगे। तीसरा है, यदि हम विलयन लेते हैं, पानी के अंदर घुला हुआ विलयन बनाते हैं, तो हम लिखेंगे AQ, यानी कि एक्वस। AQ का मतलब एक्वस अवस्था है, यानी कि विलयन की अवस्था है। और यदि हम ठोस अवस्था में लेते हैं तो उसमें हम लिख देंगे S। जैसे यहाँ पर इस अभिक्रिया में आयरन को हमने ठोस अवस्था में लिया था, तो हमने Fe के साथ छोटा s लिख दिया ब्रैकेट में। इसका मतलब है कि यहाँ जो आयरन है वो ठोस अवस्था में लिया गया है। इसी तरह हमने पानी को यहाँ वाष्प के रूप में, भाप के रूप में लिया है, गर्म पानी लिया है, क्योंकि आयरन जो है वो गर्म पानी के साथ, यानी कि भाप के साथ अभिक्रिया करता है। गर्म पानी के साथ भी नहीं, भाप के साथ अभिक्रिया करता है, क्योंकि आयरन जो धातु है, लोहा जो धातु है, वो कम अभिक्रियाशील है। तो हमने उसके साथ ब्रैकेट में लिखा G। उत्पाद में जो आयरन ऑक्साइड बना वो ठोस अवस्था में प्राप्त होता है हमें, इसलिए हमने वहां क्या लिखा? S। और इसी तरह जो हाइड्रोजन है वो गैसीय अवस्था में निकलती है, तो हमने उसके साथ क्या लिखा? G। ऐसा हम रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने सीखा कि रासायनिक समीकरण विभिन्न चरणों के द्वारा संतुलित की जा सकती है। एक बात और भी है, कुछ रासायनिक समीकरणें हमारे पास ऐसी होती हैं जिनमें अभिकारक और उत्पाद के अलावा कुछ विशेष परिस्थितियों की आवश्यकताएं होती हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर यह अभिक्रिया है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया तभी करेंगे जब उन्हें 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर में रखा जाएगा और वो मिथेनॉल का निर्माण करते हैं। अब यहाँ ये दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन अभिकारक हैं और मिथेनॉल क्या है? उत्पाद है। ये तो लिखा ही लिखा है। साथ में हमने जो विशेष परिस्थिति की आवश्यकता है उसको भी लिखा। पर जब ऐसी परिस्थितियां
जैसे कि तापमान की, दाब की, उत्प्रेरक की। ये परिस्थितियां हमें साथ में लिखनी हो तो हम तीर के निशान के ऊपर या नीचे उसे दर्शाते हैं। दूसरी अभिक्रिया देखिए, इसमें नीचे जो दूसरी अभिक्रिया लिखी है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अब हमें पता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे में पूरी होती है तो उस समय जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमेटा रंध्र छिद्रों के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा, जल जो जड़ों के द्वारा पौधा उठाता है। तीसरी आवश्यकता है सूर्य के प्रकाश की, जो एक प्रकार से इस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए जरूरी है, परंतु सूर्य का प्रकाश कोई अभिकारक नहीं है, एक परिस्थिति है अभिक्रिया के लिए, इसलिए हमने उसे तीर के निशान के ऊपर लिखा। और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल, तो उसे हमने तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख दिया। और बाद में जो उत्पाद बने वो कौन बने? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसका मतलब हुआ कि हमने आज 2 नई बातें रासायनिक समीकरणों के बारे में और नई सीखी। पहली बात ये कि हम उनकी रासायनिक समीकरणों को, रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक समीकरणों को अधिक सूचना पर बनाने के लिए उसमें उसकी अवस्था को भी मेंशन करते हैं, उसकी अवस्था भी लिखते हैं। दूसरा, हमने ये भी देखा कि जो अभिक्रिया में विशेष परिस्थितियां हैं उनको तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे। पहला प्रश्न, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? और दूसरे में कुछ अभिक्रियाओं या समीकरणों को संतुलित करना है। ये मैंने आपको बताया भी था कि अभ्यास करेंगे तो आप सीख जाएंगे। इनमें कोई समस्या हो तो आप समस्या का निदान करवा सकते हैं। इसके बाद हमने ये पढ़ लिया कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, उनको प्रदर्शित कैसे किया जा सकता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो हमारे आसपास हो रही हैं, हमारे पर्यावरण में हो रही हैं, क्या वो कई प्रकार की होती हैं? तो यहाँ अगर हम बात करें तो रासायनिक परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं। और रासायनिक परिवर्तन होते क्यों हैं? इसका मुख्य कारण है कि जो अभिकारक है उनके आबंध, उनमें से कुछ आबंध टूटते हैं और कुछ नए आबंध बनते हैं। तो आबंधों के टूटने या नए आबंधों के बनने की वजह से रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया के दौरान नए पदार्थों का निर्माण होता है। यानी कि जब आपसी आबंध टूटते हैं या जुड़ते हैं तो नए पदार्थों का निर्माण होता है। अब नए पदार्थ कितने प्रकार के, कितने पदार्थ बनेंगे, उनके आधार पर क्या क्या अभिक्रिया के दौरान होगा, कौन सा अणु किस तरफ जाएगा, या कितने नए पदार्थ बनेंगे, या कितने पदार्थ टूटकर नए बनाएंगे, या कितने पदार्थ जुड़कर नए बनाएंगे। इस प्रकार से विभिन्न परिस्थितियों की वजह से अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। आज हम इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं का पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहला प्रकार हुआ संयोजन अभिक्रिया। और प्यारे बच्चों, जो आप ये अभिक्रियाओं के प्रकार करेंगे हरियाणा बोर्ड में, खासकर जो हरियाणा बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये बात है कि इन सभी अभिक्रियाओं में से कोई ना कोई एक अभिक्रिया आपके फाइनल एग्जाम में आ सकती है। तो पहली जो प्रकार है अभिक्रियाओं का, पहला प्रकार है वो कौन सा है? संयोजन अभिक्रिया। इसको समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन शब्द का अगर हम मतलब देखें तो संयोजन का मतलब होता है संयोग करना, जोड़ना किसी चीज को। योजन का मतलब क्या हुआ? जोड़ना। यानी कि इन अभिक्रियाओं के दौरान क्या होगा? कुछ अभिकारक आपस में जुड़ेंगे, फिर अभिक्रिया संपूर्ण होगी। यहां एक क्रियाकलाप दिखाया हुआ है। इस क्रियाकलाप में अगर हम देखें तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है?
CaO। क्या है ये? चूना है। और कह रहा है इस चूने को यदि आप पानी में घोल देते हैं, तो हमने क्या किया, चूना लिया, उसको किस में डाला, पानी में, तो ये चूना किस रूप में, ठोस अवस्था में, बिना बुझा हुआ चूना भी कह सकते हो। किस में विलयन बनाया, पानी में, तो पानी क्या है, जलीय अवस्था में है। दोनों को जब एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो मिलाने के बाद एक विलयन तैयार होता है। ये देखो यहां पर लिखा है इसने AQ। AQ का मतलब क्या हुआ, पानी में जलीय विलयन, यानी कि पानी में विलयन बना है इसका। और नया पदार्थ बना कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना है। अब देखने वाली बात क्या है कि इस प्रक्रिया में हमारे पास दो अभिकारक थे, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक पानी, जल। दोनों अभिकारकों ने मिलकर के कितने उत्पाद बनाए, केवल एक उत्पाद बनाया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और पानी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए। और जब इस प्रकार दो अभिकारक मिलकर, क्या, जब इस प्रकार दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कितने उत्पाद बनाएं, एकल उत्पाद का निर्माण करें, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि यहां संयोग हो रहा है। समझ में आई बात? क्या, कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक एक दूसरे से मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें, उन अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब जो आपने ये अभिक्रिया पढ़ी है, इसका व्यवहारिक उपयोग है हमारे जीवन में। बच्चों, आप जानते हैं कि जब हमारे यहाँ त्योहार मनाए जाते हैं या घरों में विशेष कुछ प्रबंध होते हैं, तो पुताई करते हैं हम घरों की। जो पहले, अब तो काफ़ी सारे प्रकार के रंगीन पेंट हमारे यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। पुराने समय में हम चूने का इस्तेमाल करते थे हमारे घरों को पोतने के लिए, कच्चे घरों को पोतने के लिए विशेषकर। चूने को हम एक बड़े बर्तन में पानी में घोलते थे, और जब चूने को पानी के बर्तन में घोलते थे तो जब वो पानी में घुलता था तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती थी, और इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती थी कि यदि उसमें हाथ दे दिया जाए तो वो जल सकता है। यानी कि अगर हम इस अभिक्रिया की बात करें तो ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं, जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं भी कहते हैं। जैसे यहां लिखा, ऐसी अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, इन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। ये एक छोटा पार्ट हो गया, एक दूसरे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो गई। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं एक से दो कैटेगरीज में आ सकती हैं। यहां ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के दो उदाहरण दिए इसने। एक तो हमने जो अभी डिस्कस किया वो उदाहरण भी है, एक यहाँ ये उदाहरण है कि प्राकृतिक गैस का जब दहन किया जाएगा तो उसमें भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उत्पाद के साथ। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया हुई, ऊष्माक्षेपी। समझ में आया आपको? ठीक है, अब उसी टॉपिक पर वापस चलते हैं कि ये जो है बुझा हुआ चूना बना किससे, बिना बुझे हुए चूने को जब हमने पानी में डाला तो इसका व्यवहारिक उपयोग क्या है कि ये जो बुझा हुआ चूना है, इसका जो जलीय विलयन बना, इस जलीय विलयन का इस्तेमाल हम करते हैं पुताई में। और जब हम चूने के विलयन को उपयोग, चूने के विलयन का उपयोग जब हम पुताई के लिए करते हैं, दीवारों की पुताई के लिए करते हैं, तो वो सफेद दीवारें बनती हैं।
पर अक्सर ऐसा देखा जाता था कि जब आप चूने का विलयन दीवारों के ऊपर लगा रहे हैं उस दौरान आपको लगता है जैसे सिंपल पानी की पुताई की है, ज्यादा अच्छी सी ग्रेस नहीं आती थी। परंतु जैसे जैसे वो पुताई सूखती थी तो दीवारों के ऊपर एक विशेष चमक पैदा होती है। वहां एक दूसरे प्रकार की अभिक्रिया हो रही है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिना बुझे हुए चूने को पानी में घोलने पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता था। और 2-3 दिन बाद अभिक्रिया के करने के बाद धीरे धीरे जब अभिक्रिया पूरी हो जाती थी तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता था। यानी कि जो पुताई आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करी उसके साथ यदि वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी तो क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है, मुझे पता है कि आपको पता है, आप ये जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट एक ऐसा यौगिक है जो संगमरमर के पत्थर में भी होता है, यानी कि एक चमकदार। तो वो पुताई के दौरान जो 2-3 दिन बाद चमक पैदा होती थी वो इस रिएक्शन की वजह से, इस अभिक्रिया की वजह से कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। पर इसमें तो जल भी बनता है। ये जल धीरे धीरे वायुमंडल में वाष्पशील होकर के उड़ जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बनने की वजह से दीवारों में चमक आ जाती है। अगर हमें ये पूछे कि 2-3 दिन बाद चमक क्यों आती है तो हमारे पास इसका एक उदाहरण है। ऐसे ही संयोजन अभिक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। जैसे यहाँ 2 अभिकारक हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। ये दोनों अभिकारक जुड़ करके एकल उत्पाद बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ भी 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक और अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ करके जल का निर्माण करते हैं। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया हुई? संयोजन अभिक्रिया। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करे तो वो संयोजन अभिक्रिया है। अब दूसरा हमने जो आपको बताया ऊष्माक्षेपी जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इनके उदाहरणों की बात करी थी हमने। तो इसमें लिख रहा है, एक प्रश्न है हल्का सा, यहाँ एक प्रश्न आया, इंटरेस्टिंग है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये प्रश्न भी है। अब यहाँ श्वसन की बात करें तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है? क्या उसमें भी ऊष्मा उत्पन्न होती है? आपको पता है हर एक जीव श्वसन करता है। और श्वसन के दौरान होता क्या है? श्वसन के दौरान हमने जो सांस लेने के दौरान जो ऑक्सीजन ली वो ऑक्सीजन कोशिकाओं के पास पहुंचती है। और भोजन में आपने जो कार्बोहाइड्रेट, मुख्यतः जो कार्बोहाइड्रेट आपने खाया यानी कि जो ग्लूकोज उससे पैदा हुई वो भी पचने के बाद कहाँ पहुंचती है? कोशिकाओं के पास। ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जलीय विलयन के रूप में ग्लूकोज और उसके साथ क्या? ऑक्सीजन, दोनों जब एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वहां भी कुछ मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर इतनी ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है तो हमारा खाना खाने के बाद हमारे शरीर का तापमान तो बहुत ज्यादा बढ़ जाना चाहिए, यानी कि ऊर्जा निकल रही है। परंतु हमारा शरीर क्या करता है? जो ऊर्जा निकलती है कोशिकाओं से उस ऊर्जा को एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित कर देता है। वो ऊष्मा के रूप में नहीं रहती, जिसे हम ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा। यानी कि हम उसका बाद में इस्तेमाल कर लेते हैं। अब क्योंकि पाचन क्रिया के दौरान, अब इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा कि पाचन क्रिया के दौरान जो कार्बोहाइड्रेट टूटकर जो ग्लूकोज हमें देता है, यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए ये क्या हुआ? जो श्वसन है वो क्या हुई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। और इसके
इसके प्रमाण के लिए हम इस प्रश्न के उत्तर लिखते वक्त हम इसमें ये रासायनिक समीकरण भी लिख देंगे। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा ग्लूकोज C6H12O6, AQ लिखा है साथ में जलीय विलयन, किसके साथ? कोशिकाओं की ऑक्सीजन के साथ मिलेगी। और क्या मिलेगा हमें साथ में? ऑक्सीजन से क्या मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और साथ में क्या निकलेगी? ऊर्जा। यानी कि जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वो श्वसन करके, किसका? कार्बोहाइड्रेट का श्वसन प्रक्रिया पूरी करके, उसका ऑक्सीकरण करके उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। इसीलिए हम सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड जो फेफड़ों में पहुंचती है उसको बाहर निकालते हैं। तीसरा उदाहरण ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का यहाँ दे रहा है कि जो साग सब्जियां या वनस्पति द्रव्य, यानी कि जो छिलके हैं फलों के, सब्जियों के, जब वो विघटित होकर कंपोस्ट खाद बनाते हैं। आपने 8वीं कक्षा में, 7वीं कक्षा में पढ़ा था कि कंपोस्ट खाद कैसे बनती है? गलने सड़ने से बनती है। पर जब खाद बनती है तो वो भी कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी। तब भी ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। इसलिए जो कंपोस्ट खाद बनती है वो वातावरण के तापमान से हल्की सी गर्म हो सकती है। ये तो था बेटा 2 प्रकार की अभिक्रियाएं बच्चों कि एक संयोजन अभिक्रिया और दूसरा कौन सा? ऊष्माक्षेपी। हमने 2 पढ़ ली यहाँ, एक संयोजन और दूसरी कौन सी? ऊष्माक्षेपी। 2 अभिक्रियाएं हमने यहाँ पढ़ ली। दूसरा प्रकार, जो मुख्य प्रकारों में दूसरा प्रकार है, वो है वियोजन अभिक्रिया का। अब संयोजन का उल्टा शब्द है वियोजन। संयोजन का उल्टा शब्द है वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना। अब वहां हमने संयोग करना है तो कितने जुड़ेंगे? एक अकेला तो जुड़ नहीं सकता, 2 से 2 जुड़ेंगे या 2 से अधिक जुड़ेंगे। तो हमने वहां क्या लिखा? 2 या 2 से अधिक अभिकारक जब जुड़कर एकल उत्पाद बनाए तो संयोजन अभिक्रिया। अब जब टूटेगा तो कोई एक टूटेगा, एक से क्या बनाएगा? ज्यादा बनाएगा। टूटती हैं चीजें जब एक से ज्यादा टूटते हैं तो एक से ज्यादा उत्पन्न होते हैं। तो उसका उल्टा अगर हम लिखें, संयोजन अभिक्रिया का उल्टा लिखें, उसमें लिखा 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाए, और इसमें हम कहें कि एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाए। जैसे यहां हम बात करें तो इसने लिखा कि आप फेरस सल्फेट लो, एक परख नली में क्रियाकलाप है, और आप उसको गर्म करो। ऊष्मा अधिक विशेष परिस्थिति है, इसलिए हमने तीर के निशान के ऊपर लिखा। तो कह रहा है कि जब आप उसको गर्म करोगे तो आप विशेष प्रकार की गंध का अनुभव करोगे। और फेरस सल्फेट कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। धीरे धीरे टूटेगा, इसका रंग बदल जाएगा। जो गैसेस निकलेंगी वो गैसेस SO2 और SO3, उनकी अलग प्रकार की गंध होती है। अब यहां हुआ क्या है? अभिकारक कितने थे? गौर करें तो कितने थे? एक ही प्रकार का अभिकारक है जिसका नाम है फेरस सल्फेट। परंतु इस एक से उत्पाद कितने बने? 3 उत्पाद बने। कौन कौन से? एक Fe2O3, एक SO2 और एक SO3। 3 प्रकार के बने। तो यानी कि यहां उल्टा हो रहा है संयोजन का कि एकल अभिकर्मक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करे। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? वियोजन अभिक्रियाएं। और ये वियोजन अभिक्रिया का क्या है? एक उदाहरण है। अब अगर हम बात करें यहां तो ऐसी वियोजन अभिक्रियाएं और भी बहुत सारी हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, वही चूने का पत्थर जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की CO2 के साथ अभिक्रिया बनने से जो अभी हमने पढ़ा है वो बना। अगर इसको हम बहुत ज्यादा उष्मा दे करके गर्म करते हैं तो ये भी एक से कितने में टूट जाता है? 2 में टूट जाता है। क्या बनता है? CaO प्लस में CO2, और इनको आप जोड़ोगे तो CaCO3 वापस बनता है। यानी कि यहां भी एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहा है। तो ये अभिक्रिया भी कौन सी अभिक्रिया हुई? वियोजन अभिक्रिया। हमसे एक क्वेश्चन पूछता है कि हम संयोजन अभिक्रियाओं को
और वियोजन अभिक्रियाओं को एक दूसरे के विपरीत क्यों मानते हैं, यानी कि संयोजन अभिक्रियाओं को वियोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो हमने यही लिखना है कि संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं और वियोजन में इसके विपरीत एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। इसलिए दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। अब जब हमने ऊपर पढ़ा कि जब संयोजन हो रहा था, कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ मिल रहा था, चूने को जब हमने पानी के साथ मिलाया तो वहां पर ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया थी। पर यहां उल्टा भी हो सकता है। अब वियोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, कहता है अगर हम यहाँ CaCO3 की बात करें तो ये CaCO3 ऊष्मा ले रहा है, लेकर के दो में टूट रहा है। यानी कि CaCO3 को अगर हमने CaO और CO2 में तोड़ना है तो हमें इसको ऊष्मा देनी पड़ेगी, यानी कि ये ऊष्मा अवशोषित करेगा। उसका उल्टा टाइप हो गया। और ऐसी वियोजन अभिक्रियाएं जिनमें वियोजन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की पढ़ेंगे हम यहाँ। ये पहला प्रकार है कि ऐसी वियोजन अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा के द्वारा एकल अभिकारक उत्पाद में टूटता है, वो कहलाती हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे इसने एक ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का और उदाहरण दिया है। यहाँ लेड नाइट्रेट को भी इसने गर्म करके तोड़ा है तीन उत्पाद में, एक लेड ऑक्साइड, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन। यानी कि जो भूरे रंग का धुआं इस क्रियाकलाप में उत्पन्न होता है वो किसकी वजह से है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से है। तो यानी कि यहां भी हम इसको गर्म कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन इसलिए क्योंकि अभिकारक उत्पाद में टूट रहा है, और ऊष्मीय वियोजन इसलिए क्योंकि यह ऊष्मा को अवशोषित करके टूट रहा है। तो पहला प्रकार हो गया वियोजन अभिक्रिया का ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अगर हम यहां एक क्रियाकलाप और देखें, ये क्रियाकलाप है जिसमें पानी के मग में दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं और इन इलेक्ट्रोडों को जब हमने बैटरी के साथ जोड़ा, तो कहता है कि एक जो इलेक्ट्रोड है यानी कि एनोड, वहां पर एक प्रकार की गैस उत्पन्न होती है और दूसरे पर दूसरे प्रकार की गैस। क्या होता है, ये लिख रहा है कि जब हम पानी को इस प्रकार विद्युत धारा दे करके, जो जल है उसमें से क्या गुजारने पर, विद्युत धारा गुजारने पर क्या होता है, वो टूट जाता है। किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यानी कि यहां भी पानी का क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। किसमें वियोजन हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये भी एक प्रकार की अभिक्रिया हुई। कौन सी अभिक्रिया हुई, वियोजन अभिक्रिया। अब अगर ये वियोजन अभिक्रिया है तो यहां हम इसको ऊष्मा नहीं दे रहे हैं, हम इसे क्या दे रहे हैं, विद्युत धारा दे रहे हैं। पानी को चालक बनाने के लिए हमने इसमें थोड़ी 2-3 बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल की डाली हैं, पर दे क्या रहे हैं हम, टूट किसकी वजह से रहा है, इस विद्युत धारा की वजह से, बैटरी की वजह से, जो वोल्टेज मिल रही है उसकी वजह से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो एनोड पर ऑक्सीजन और जो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, जो पानी टूट रहा है वो विद्युत ऊर्जा की वजह से टूट रहा है। यानी कि यहाँ जो वियोजन अभिक्रिया हो रही है वो विद्युत धारा की वजह से हो रही है। इसलिए ये दूसरा प्रकार हुआ वियोजन अभिक्रिया का। कौन सा, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। दो प्रकार हो गए। तीसरी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण और यहां दे रहा है। ये कह रहा है कि आप सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, आप अगर इसे सूर्य के प्रकाश में रख देते हो
यहां लिखा इसने सिल्वर क्लोराइड। कैसा होता है? सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड होता है। अगर आप इसे सूर्य के प्रकाश में रख देते हो तो ये सूर्य का प्रकाश लेकर के ये टूट जाता है। किस में टूट जाता है? सिल्वर में और क्लोरीन में, अलग अलग, एक से दोनों बन जाते हैं। तो जब ऐसा होता है तो सिल्वर का रंग थोड़ा सा, चांदी का रंग थोड़ा सा बिल्कुल सफेद नहीं, दूसरा रंग होता है, हल्का चमकदार स्लेटी टाइप। तो दूसरा रंग का क्यों हुआ ये? यहाँ अभिक्रिया हुई। कौन सी अभिक्रिया हुई? वियोजन अभिक्रिया, जिसमें AgCl टूट जाता है। कितने में? 2 पदार्थों में टूट जाता है, Ag और Cl में। तो इसका मतलब कौन सा हुआ? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड भी 2 में टूट रहा है, तो ये भी कौन सा उदाहरण हुआ? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। टूटना, 1 से 2 बनना। अभिकारक 1 थे और उत्पाद कितने हैं? इसमें यहाँ 2 उत्पाद बन रहे हैं, तो ये भी कौन सा? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। परंतु यहाँ जो स्रोत मिल रहा है, जो ऊर्जा मिल रही है, वो ऊर्जा मिल रही है हमें किसके रूप में? सूर्य के प्रकाश के रूप में। तो ये वियोजन अभिक्रिया का तीसरा उदाहरण हुआ यहाँ। कौन सा? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। कौन सी? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इसका मतलब हमारे पास यहाँ 3 प्रकार की वियोजन अभिक्रिया हो गई। पहली ऊष्मीय, दूसरी विद्युतीय वियोजन, और तीसरी कौन सी? प्रकाशीय वियोजन। तो ये 3 प्रकार की हमारे पास वियोजन अभिक्रियाएं हो गई। तो बच्चों, हमने यहाँ जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं आज पढ़ी हैं, आपने उन अभिक्रियाओं में से ये देखना है कि कौन सी संयोजन अभिक्रिया है और कौन सी वियोजन अभिक्रिया है। एक बात। दूसरा, आपकी किताब में, एनसीईआरटी किताब में पहले चैप्टर में जितनी भी रासायनिक समीकरणें लिखी हैं या और भी आपको कहीं रासायनिक समीकरणें मिलती हैं, तो आप उनमें से संयोजन और वियोजन अभिक्रियाओं को छांटने का प्रयास करेंगे। और 2 अभिक्रियाएं हमने और पढ़ी। एक ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो ऊष्माक्षेपी, और दूसरी जिनमें उत्पाद प्राप्त करने के लिए हमें अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, वो कौन सी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इन 4 प्रकार की अभिक्रियाओं को आप अच्छे से समझेंगे और इनके बारे में और विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।